तो मैं सिलेक्ट हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, पैकेज भी अच्छा हो गया है और अब सही है, अब लाइफ सेट है। बट कभी लाइफ सेट कभी नहीं होती, आप चाहे किसी भी फिगर में पहुंच जाओ। बट अनफॉर्चुनेटली 11 ऑफर छोड़ के बताओ, आप ये सोचो, मैं उस टाइम इतना सोच रहा, रिग्रेट कर रहा। मैंने कहा यार मैं इतने ऑफर्स छोड़ के गया और मैं बेंच के लिए। देन पेटीएम के पहला राउंड हुआ जावास्क्रिप्ट के ऊपर, दूसरा हुआ रिएक्ट के ऊपर, तीसरा हुआ रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट था अगेन। देन फिर लास्ट राउंड हुआ, देन आई क्रैक्ड पेटीएम। एंड इट्स ए ग्रेट जर्नी। आई मीन अगर मैं इसमें से कुछ पॉइंट सोचूं तो एक जो स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग है वो ये कि पहला पैकेज आपका कुछ भी हो, यू स्टार्टेड विद 3.2 लाख पैकेज, राइट। देखो जिस तरीके से इंटरनेट और सोशल मीडिया ग्रो कर रहा है ना, वहाँ पे आपको अपना प्रेजेंस क्रिएट करना पड़ेगा। वो टाइम अब आ गया है एंड मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे लोग कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं है, बट पैसा ही सब कुछ है, मुझे ऐसा लगता है। हाय, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ही इज एन अनसंग हीरो। ही हैज हेल्प्ड सो मेनी स्टूडेंट्स थ्रू हिज यूट्यूब चैनल। आई पर्सनली लाइक वॉचिंग हिज वीडियोस। हिज नेम इज टेक्निकल सुनेजा एंड आई एम श्योर कि आपने उनके वीडियोस जरूर देखे होंगे। उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया टियर 3 कॉलेज से। देन ही वर्कड फॉर अ सर्विस बेस्ड कंपनी एंड फाइनली लैंडेड अ जॉब एट एडिडास। तो समझते हैं उनकी जर्नी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हाय अजय, वेलकम टू द पॉडकास्ट। मैं अभी थोड़े दिनों पहले पॉडकास्ट कर रहा था और मैं काफ़ी सारे टॉपिक सर्च कर रहा था, जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, और आपके यूट्यूब के वीडियोस टॉप पे आ रहे थे। एंड इट फील्स वेरी वेरी ग्रेट टू सी यू फेस टू फेस। आई हैव बीन कंज्यूमिंग योर कंटेंट। तो सबसे पहले यार आप अपना इंट्रोडक्शन, अपना करियर जर्नी एंड आप एडिडास में कैसे आप एडिडास तक कैसे पहुँचे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच संदीप सर फॉर हैविंग मी ऑन योर यूट्यूब चैनल। आई एम वेरी ग्लैड टू बी हेयर। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं कॉलेज में था, PCMC कर रहा था, तो GFG से मैं बहुत कंटेंट कंज्यूम करता था। एंड टुडे आई एम हेयर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो या कमिंग बैक टू माई इंट्रोडक्शन, जर्नी स्टार्ट हुई सर 2011 से। और मैंने कुछ प्लान नहीं था कि मेरे को IT में आना है, कुछ नहीं पता था। कोई गाइडेंस नहीं थी फैमिली की तरफ से, और कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था कि घर में कोई ऑलरेडी इंजीनियर हो जहाँ से कुछ गाइडेंस मिल जाए। तो अब मेरा जो बैकग्राउंड था वो कॉमर्स विद मैथ्स था। तो कॉमर्स विद मैथ्स के बाद होता है कि आप CA वाली फील्ड में जाओ, अकाउंटेंट वाली फील्ड में जाते हैं और वहीं आगे कुछ अपना करियर बनाएंगे। एंड कॉमर्स विद मैथ्स आपका कौन से ईयर तक था? मतलब आपने ग्रेजुएशन भी उसी में किया है या फिर 12th तक था? 12th तक सर। ओके। हाँ, 10th के बाद मुझे चाहिए था साइंस, बट मेरी 10th और 12th में परसेंटेज 60 के आसपास थी और क्राइटेरिया और मैथमेटिक्स में मार्क्स कम थे। तो बट ठीक है, उसके बाद मैंने CA के लिए एनरोल किया। एक फ्रेंड कर रहा था तो मैंने उसके साथ एनरोल कर लिया। एक CPT एंट्रेंस होता है, तो वो दिया। उसमें 200 में से 100 वाला पास होता है, तो मैं फेल हो गया। मेरे 85 मार्क्स आए थे। एंड उसके बाद मैंने BBA और BCA का फॉर्म फिल किया। और उसके बाद फिर कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो, कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ भी नहीं। क्योंकि कॉमर्स विद मैथ्स में मेरे पास ऐसा भी कुछ नहीं था कि मैं पहले पाइथन पढ़ के आया हूँ या IP पढ़ के आया हूँ। उसके बाद फिर चीज़ें आगे बढ़ी और मैंने BCA में एनरोल किया और C++ लैंग्वेजेस आई, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स पढ़े और साथ साथ चीज़ों को मैंने समझना शुरू किया। मेरा इंटरेस्ट आना बिल्ड हो गया, मुझे चीज़ें समझ आने लगी। एंड BCA कंप्लीट किया, बट कॉलेज में प्लेसमेंट था नहीं। तो अब BCA के बाद ऑप्शन होता है तो आप जॉब कर लो, बट फिर वो ये कि मैं जॉब करूँगा तो फिर सैलरी बहुत कम होगी। एंड फिर मेरे माइंड में ये था कि मैं पहले पढ़ाई पूरी कर लेता हूँ। एंड BCA का आपका कौन सा कॉलेज था और कैसा कॉलेज था? गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ से मैंने BCA MCA किया है। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, उनके अंडर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। तो देयर वाज अ कॉलेज, बैरी इंस्टीट्यूट, बहादुरगढ़ था। मेट्रो से जाता था मैं, उस टाइम मेट्रो थी, और कम से कम 2.5 घंटे लगते थे ऑफ कॉलेज जाने में। तो BCA कंप्लीट किया, बट अब मतलब देखिए 11th-12th में जो बच्चे हैं उसके 60% आ रहे हैं। बहुत पढ़ता था मैं, मार्क्स नहीं आते थे। फिर मैं BCA में टॉपर था और एकेडमिक मेरा बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे से मेरा इंटरेस्ट आ गया। जब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है और आपको समझ आती है ना चीज़ें, तो फिर आप उसको शीट में भी दे पाते हो, शीट में लिख पाते हो। बट फिर वहाँ से BCA किया, उसके बाद MCA के लिए एनरोल किया, जो है नॉर्दर्न इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज, शास्त्री पार्क, हाँ दिल्ली में है। वहाँ से मैंने MCA किया। और घर की सिचुएशन इतनी बेटर नहीं थी, बट थैंक्स टू माई मॉम एंड डैड मुझे रेगुलर कॉलेज में पढ़ाया। और 1-1 लाख 1.5 लाख फीस होती है, उन्होंने पे की। आज मैं जो भी हूँ आपके सामने ही बैठा हूँ उनकी वजह से ही, और आगे कहीं भी जाऊँगा हमेशा क्रेडिट गोज़ टू देम। तो उसके बाद फिर MCA कंप्लीट किया, और MCA कंप्लीट होने के बाद मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिला NIT टेक्नोलॉजीज़ ग्रेटर नोएडा में। एक कंपनी है जिसका नाम अब कोफोर्ज हो गया। और बहुत मैंने कॉलेज
मैं नहीं आई थी हमारी कंपनी, एक कॉलेज था पानीपत इंस्टीट्यूट, ये मूर्छल रोड के पास पड़ता है, तो वहाँ पे ऑफ कैंपस थी, ड्राइव में चला गया और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे पैकेज ऑफर हुआ 3.2 लाख का। ये ऑफ कैंपस ड्राइव में तो बहुत भीड़ आती है। बहुत, अरे बहुत, कम से कम 1000-1500 लोग थे। बट ठीक है, बट मुझे ऐसा नहीं था कि सिलेक्ट होऊंगा नहीं होगा, बट ठीक है, मैंने कहा चलो। अब क्या होता है कि जब आप, देखो 2 चीज़ें हैं सर, या तो किसी को स्टार्ट मिलता है 20-25 लाख का, 30 लाख का, या कोई फैंग कंपनीज मिल गई। मेरे केस में ऐसा नहीं था। आई थिंक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस, मैं बिल्कुल ये ओपनली बोलता हूँ। उसके बाद फिर मुझे मिली अपॉर्चुनिटी और 3.2 लाख का पैकेज सीधा मैंने डिवाइड बाय 12 किया कि मेरे को अब इतने महीने के आ जाएंगे। सो जर्नी स्टार्ट हुई और मम्मी बहुत खुश हुई, पापा बहुत खुश हुए कि यार चलो यार जॉब लग गई हमारे घर से कोई। अब हमारे बात ये है कि अब फैमिली को सबको, मेरे को लगा कि मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा और अच्छे से। एंड इन माई कॉलेज टाइम मैंने बहुत सारा साइड हसल किया है, बच्चों को पढ़ाना हो गया, और इवन एक वेबसाइट है ebay.in, अब इंडिया में नहीं है, वहाँ मैंने टेम्पर्ड ग्लास भी बेची है जो मोबाइल पे लगते हैं, जस्ट साइड इनकम के लिए। और मैंने वो बिज़नेस भी किया है कि जॉब कॉलेज के साथ साथ थोड़ी साइड इनकम हो जाए। तो वो एक पास्ट चीज़ें हैं, बट येस मुझे लगता है हर चीज़ अपने आप में एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है। आप कुछ ना कुछ करते हो और किसी के लिए वो एग्जाम्पल सेट होता है। तो PCM से कंप्लीट हुआ, उसके बाद प्लेसमेंट हो गया, 4 साल बिताए कोफोर्ज में, और 3 साल के बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया कोफोर्ज से। एक कंपनी है, स्टार्टअप है ड्रूम, वहाँ से मुझे ऑफर आया था। और बट मैंने, अब वही है कि जब आप एक कंपनी में 3 साल बिता लेते हो तो आप एक थोड़े कंफर्ट में चले जाते हो कि यार ठीक है, सब अच्छा है यहाँ पे, सब जानते हैं। और 3 लाख से मैं 6 लाख तक पहुँच गया था उस टाइम पे, 3 साल तक कोफोर्ज में काम करते हुए। उसके बाद फिर मैंने रिज़ाइन किया और फिर रिटेन हो गया सेम कंपनी में दोबारा से। फिर एक अच्छा प्रोजेक्ट आया रिएक्ट के ऊपर, बिकॉज जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो जावा पे था, बैकग्राउंड मेरा जावा का था। तो जावा मैंने काम किया, सपोर्ट कैसे करते हैं एप्लीकेशन को वो भी समझा, क्योंकि एक सपोर्ट डेवलपमेंट मिक्स प्रोजेक्ट था। तो सर्विस बेस्ड कंपनी का कल्चर ऐसा ही होता है, सपोर्ट प्रोजेक्ट बहुत सारे होते हैं। मेरा जो क्लाइंट था ब्रिटिश एयरवेज था, लंदन का क्लाइंट था, एक आइबेरिया का था, स्पेन का क्लाइंट था। इन बिटवीन आई गॉट अपॉर्चुनिटी, मेरे को स्पेन का वीज़ा मेरा लगा, बट कोविड की वजह से मैं नहीं जा पाया था। सो उसके बाद फिर 1 साल एक अच्छा सा प्रोजेक्ट मिला मुझे रिएक्ट का, गेट्सबी फ्रेमवर्क था, वहाँ पे काम किया, GraphQL पे, रिएक्ट के ऊपर, जावास्क्रिप्ट के ऊपर, फुली उसको डिलीवर किया। मैं खुद उसको लीड कर रहा था। मेरा कॉलेज टाइम से इंटरेस्ट था फ्रंट एंड में, जावास्क्रिप्ट jQuery पे काफ़ी काम किया था, बट अपॉर्चुनिटी मुझे जावा में मिला। फिर जैसा कंपनी की डिमांड होती है आपको समटाइम वैसा एडजस्ट करना पड़ता है अपने आप को, उस आपका इंटरेस्ट कहीं हो रहा हो, बट साथ साथ करते रहो। मैं साथ साथ लर्निंग करता रहता था। फ्रंट एंड की अपॉर्चुनिटी आई, अब वहाँ पे मैं रेडी था तो मेरे को मिल गई अपॉर्चुनिटी। मैंने वो प्रोजेक्ट अच्छे से प्रोजेक्ट क्रैक किया। देन 2022 का टाइम था सर, बूम टाइम था, मार्केट काफ़ी ओपन थी, खुली हुई थी, और आई गॉट 11 ऑफर्स दैट टाइम। 10 जितनी सर्विस बेस्ड कंपनी थी, TCS, माइंडट्री, बिरला सॉफ्ट, जितनी कंपनी से सारी मैंने क्रैक करी, स्टार्टअप्स क्रैक करे। वहाँ मुझे एक चीज़ समझ आई कि जब आप सर्विस बेस्ड बैकग्राउंड से आते हो, इट्स वेरी चैलेंजिंग टू क्रैक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड का क्राइटेरिया होता है नॉट ओनली डेवलपमेंट स्किल्स, दे हैव अदर फैक्टर्स, DSA वगैरह, वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज स्टार्टिंग राउंड उसी पे बेस्ड होते हैं। तो मैंने, तैयारी चल रही थी मेरी, सो बट मेरे पास जो मैक्स ऑफर था, क्योंकि 11 ऑफर कम नहीं होते, 10-11 ऑफर अगर आपके पास है तो आप, मेरा जब मैं कोफोर्ज छोड़ रहा था मेरा 11 लाख का पैकेज था। तो वैसे फिर मैं आगे बढ़ता गया, तो मुझे मैक्स एक कंपनी थी चंडीगढ़ में, वहाँ से मिल रहा था, बट मैंने थोड़ा ब्रांड को देखते हुए IT से इन्फोटेक ज्वाइन किया। मैंने कहा IT से एक ब्रांड भी है तो वहाँ चलते हैं। तो इंटरव्यू वॉज गुड, 3 राउंड हुए थे मेरे, और इट वॉज फुल स्टैक प्रोफाइल, रिएक्ट और जावा पे। तो मैं सेलेक्ट हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, पैकेज भी अच्छा हो गया है और अब सही है, अब लाइफ सेट है। बट कभी लाइफ सेट कभी नहीं होती, आप चाहे किसी भी फिगर में पहुंच जाओ, आप चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग थिंग्स, मुझे ऐसा लगता है। और जॉब तो एक बहुत लाइफ का छोटा सा हिस्सा है, मैं ऐसा मानता हूँ। सो आई ज्वाइन IT से इन्फोटेक, और उसके बाद जब जैसे मैंने एंट्री ली तो 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है कि कंपनी की पॉलिसीज़ क्या है, ये वो। फिर मेरे को पता लगा कि कोई मुझे रीच आउट नहीं कर रहा है। ओके, तो मैंने कहा ओके, तो 2 दिन हो गए, मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे समझ आया कि मैंने लॉगिन किया तो बेंच शो हो रहा था। हो, तो मैंने कहा मुझे हायरिंग दी गई है प्रोजेक्ट के लिए, ये बोल के हायर किया गया और मुझे बेंच पे डाल दिया। देन आई रीच आउट टू माई जो मेरे मैनेजर थे, रिपोर्टिंग मैनेजर, ने कहा ये क्या है? कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे हमारे क्लाइंट है, आपका इंटरव्यू करवा देंगे। मैंने कहा मुझे पहले बोला गया था कि इस प्रोजेक्ट के लिए है, बट अनफॉर्चुनेटली 11 ऑफर छोड़ के, बताओ आप ये सोचो, मैं उस टाइम इतना सोच रहा, रिग्रेट कर रहा। मैंने कहा यार मैं इतने ऑफर्स छोड़ के गया और मैं बेंच के लिए। बेंच में फिर क्या होता है ना सर, बेंच का थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर बेंच इज़ वेरी कॉमन। आपके पास कोई प्रोजेक्ट है तो आप बेंच पे रहोगे, फिर आप और प्रोजेक्ट्स के इंटरव्यू दोगे, जहाँ पे मुझे बोला गया कि बस एक इंटरव्यू है आपका, देयर वाज अ क्लाइंट,
और उसके लिए, और देन 10 मिनट को हमको इंट्रोडक्शन देना अपने बारे में। जैसे मैं इंटरव्यू देने गया, 1 घंटा फ्रंट एंड के ऊपर, 1 घंटा बैक एंड के ऊपर। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है यार, मैं मतलब लाइक आप समझ रहे हो कि मैं ऑलरेडी इंटरव्यू क्रैक करके आऊँ, मैं दोबारा वही चीज़ कर रहा हूँ। तो मुझे समझ आ गया कि मैंने कहा यार ठीक है, फिर बेंच पे आपको ट्रेनिंग मिलती है, कंप्लीट ट्रेनिंग करवाती है। तो एक एंगुलर पे ट्रेनिंग मेरी करवाई। मेरा बैकग्राउंड नहीं था एंगुलर का, पढ़ाना अलग चीज़ होती है, कंपनी में काम करना अलग चीज़ होती है। मैं इस चीज़ को बहुत क्लियरली बोलता हूँ, पढ़ा आप सकते हो बट कंपनी में काम अलग तरीका होता है काम करने का। तो पढ़ाने वाला मुझे एंगुलर आता था, बट कंपनी में काम करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ट्रेनिंग मिली, तो फिर एक प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने कहा नहीं आपका एक्सपीरियंस नहीं है एंगुलर पे, रिएक्ट में है, पर हमें एंगुलर चाहिए। फिर मेरा टाइम वेस्ट हो गया। मैंने कहा नहीं ऐसे बात नहीं बनेगी। देन सडनली क्या हुआ कि लिंक्डइन पे मुझे एक एचआर ने रीच आउट किया, पेटीएम। ओके, आई वॉज लाइक ओके। देन मैंने वो इन्होंने इंटरेस्ट शो किया, मैंने कहा आई एम इंटरेस्टेड, सीधा बिना सोचे। क्यों सोचना, सेकंड थॉट तो आने नहीं चाहिए। देन मैंने पेटीएम का फर्स्ट उनका जो कोडिंग राउंड होता है वो दिया। ये कौन से एक ही बात है? सर ये 22 की बात है। ओके, 22 की बात है। देन पेटीएम के पहला राउंड हुआ जावास्क्रिप्ट के ऊपर, दूसरा हुआ रिएक्ट के ऊपर, तीसरा हुआ रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट मिक्स था अगेन। देन फिर लास्ट राउंड हुआ, देन आई क्रैक्ड पेटीएम। पेटीएम से बहुत अच्छा ऑफर मिला सर, एंड बहुत कॉन्फिडेंट था पेटीएम ही ज्वाइन करना था। उस टाइम मैं बैंगलोर गया हुआ था एक इवेंट के लिए, और मुझे वहीं उसी टाइम वहीं पे ही मैं जब था वहीं मुझे पता चला कि मेरा पेटीएम क्लियर हो गया। देन सडनली क्या हुआ, हफ्ते के अंदर ही मुझे मेरा फ्रेंड था, रेफरल बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपका कोई नोन किसी कंपनी में काम कर रहा हो, क्योंकि कुछ कंपनीज ना हायरिंग करती हैं बट रेफरल सिस्टम ज़्यादा वहाँ वर्क करता है। तो एडिडास से मेरा एक फ्रेंड था, वहाँ काम कर रहे थे, तो वहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिला और मैंने फिर एडिडास में इंटरव्यू दिया। और एडिडास में इंटरव्यू दिया, 3 राउंड हुए वहाँ भी, और फ्रंट एंड के ऊपर थे, कोर फ्रंट एंड। और मैं एक्चुअली जावा में मेरा बैकग्राउंड था, मुझे निकलना भी था वहाँ से, फ्रंट एंड में ही आना था। देन फिर फ्रंट एंड में इंटरव्यू दिया वहाँ पे और इंटरव्यू क्लियर हुआ। देन मेरे पास 2 ऑप्शन थे, पेटीएम या एडिडास। तो मैंने एडिडास ज्वाइन किया बिकॉज आपने डिसाइड कैसे किया, सैलरी के बेसिस पे? मैंने ऐसे हाँ देखिए, पेटीएम का मुझे पता था कि पेटीएम में जो मुझे रोल मिला था वो लीड रोल था, मुझे भी लीड रोल में नहीं जाना था। मुझे भी और सीखना था। दिस वॉज फर्स्ट पॉइंट कि ये एज ए इंडिविजुअल आपको समझना पड़ेगा पहले कि आपको जो रोल मिल रहा है, आप अभी जो आपकी एज है, जो आपका एक्सपीरियंस है, आपको सीखना है अभी, या आपको कि मुझे फ्रंट एंड में और सीखना था क्योंकि मुझे और एक्सपोजर चाहिए था जो मुझे नहीं मिला था पहले। फर्स्ट थिंग। सेकंड, पैकेज। तो एडिडास मुझे अच्छा पैकेज पे कर रही थी और पर्क्स अच्छे थे काफ़ी। मैंने एडिडास के कुछ लोगों से बात करी थ्रू लिंक्डइन, कंपनी के बारे में जाना, तो वहाँ से मुझे काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिला। पेटीएम का भी मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि ख़राब फीडबैक था, इट वाज गुड, बट मुझे ज़्यादा एडिडास की और मेरे को ज़्यादा अच्छी वाइब्स आई कि मुझे वहीं जाना चाहिए। देन फाइनली आई जॉइन एडिडास। मुझे 2 साल हो गए एडिडास में काम करते हुए, टोटल मेरे को 7 साल हो गए आईटी में काम करते हुए। सो दिस इज ऑल अबाउट माई जर्नी सर। इट्स ए ग्रेट जर्नी। आई मीन अगर मैं इसमें से कुछ पॉइंट सोचूं तो एक जो स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग है वो ये कि पहला पैकेज आपका कुछ भी हो, यू स्टार्टेड विद 3.2 लाख पैकेज, राइट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपकी ऑडियंस देख रही है। ज़रूरी नहीं है कि, देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अच्छी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सबका ड्रीम होता है, बट ठीक है सब वहाँ से स्टार्ट नहीं कर पाते बिकॉज देयर मैनी फैक्टर्स। कॉलेज में कंपनीज नहीं आती है, एक्सक्यूज़ नहीं है, बट दिस इज ट्रू। आप ट्राई करते रहो, एफर्ट्स करते रहो, अपनी तैयारी पूरी रखो। अगर 3.2 है तो ये 30 भी होगा, 40 भी होगा, 50 भी होगा, बट ये एक कंपनी में रह के नहीं होता है। आपको टाइमली स्विच मारने होते हैं और आप साथ साथ आपके स्किल्स। ये मेरी जर्नी में तो यही रहा है। एंड आपने 3.2 पे स्टार्ट करके वहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड भी किया। ऐसा नहीं है कि यू वर लाइक कि ये क्या हो गया, मेरे दोस्तों का, आपके दोस्तों का अच्छा पैकेज भी लगा होगा काफ़ी सारे। हाँ, कुछ थे जिन्होंने एक्सटर्नली ट्राई किया, कोई 10 के पैकेज में भी गया, ऐसा नहीं है, कोई 12 के पैकेज में भी गया। मुझे आता था कि यार मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इवन कॉलेज टाइम पे मैंने वर्डप्रेस पे भी काफ़ी काम किया है। एक अपवर्क वेबसाइट है, वहाँ पे मैंने हम 3-4 लड़कों ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स वहाँ से किए। तो दिमाग में आता था कि यार कम पैकेज से स्टार्ट किया, बट ठीक है, मैंने कहा एमएनसी से स्टार्ट हो गया है करियर, कुछ टाइम यहाँ काम करूँगा, उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाऊँगा। बट क्या होता है जब आप कंपनी में काम करना स्टार्ट करते हो ना, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं कि हाँ सब कुछ तो है ठीक है, बट जैसे जैसे फिर आपकी एज बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको महसूस होती हैं, तो आपको लगता है इतने पैसों से काम नहीं होगा, अब मुझे थोड़े से और एफर्ट मारने होंगे। एंड मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वहाँ पे। लोग कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं है, बट पैसा ही सब कुछ है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास पैसा होगा ना तो कॉन्फिडेंस अलग होता है सर। ओके, दिस इज समथिंग मुझे ऐसा लगता है। आपके पास पैसा होता है तो आप कुछ भी कर सकते हो और बेटर लाइफ जी सकते हो। पैसा डिसाइड करेगा कि आप यहाँ रहने वाले हो या वहाँ रहने वाले हो। आप इंडिया में अपना ट्रिप प्लान करोगे या आउट ऑफ इंडिया ट्रिप प्लान करोगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
सो मुझे इस चीज़ का एहसास था, बट येस, जैसे जैसे मैच्योर होता गया, लोगों को ऑब्जर्व करना, किस में अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसको समझना, एंड अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना। अब कॉलेज से जब आप निकल के आते हो, ऐसी ईमेल जैसे हम एक्सचेंज करते हैं कॉर्पोरेट में, वैसी नहीं आपको लिखने आती। उन चीज़ों को समझा और लोगों को समझा, उनके थॉट प्रोसेस को समझा, और धीरे धीरे अपने आप को अपस्किल किया और फिर स्विच के लिए गया। बिकॉज जब आप लो पैकेज से स्टार्ट करते हो तो आपको स्विच कर करके ही 30, 40, 50, 60 तक आप जा पाओगे। आप एक कंपनी में रह के इतना नंबर अचीव नहीं कर सकते अगर आपको कोई बड़ी कंपनी से बड़ा ऑफर नहीं आया तो मैसेज ये है कि आप मतलब लो से स्टार्ट कर सकते हो, एंड देन इफ यू कीप स्विचिंग एंड कीप अपस्किलिंग योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग, एंड ऐसा भी नहीं है कि पहले दिन ज्वाइन करते ही तभी से सोचने स्टार्ट कर दो मैं दूसरी कंपनी में अप्लाई करूँगी, बिकॉज यू स्पेंड सम गुड टाइम इन दी फर्स्ट कंपनी एज वेल, एंड देन अगर आप अपस्किल करते रहोगे तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। एब्सोल्युटली। आज के टाइम में थोड़ा पेशेंस खत्म हो गया है बच्चों के अंदर। ये डेफिनेटली। और देन उससे पहले भी आपने कॉमर्स से स्टार्ट किया, वहाँ पे भी आपने काफ़ी रिजेक्शंस देखे, एंड नाउ यू रीच दिस प्लेस, तो टाइम लगता है। जो एक मैं अभी उनके साथ बात कर रहा था, ईशान शर्मा के साथ, तो वो भी मेरे को ये चीज़ बोल रहे थे कि आज की जनरेशन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पेशेंस नहीं है लोगों को, इनको जल्दी रिजल्ट से 2 महीने में फटाफट से फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओ, 4 महीने में बन जाऊँ। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। देखो, आप किसी भी रोल में, मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये मुझे करना चाहिए या 5 साल बाद ये लाइन खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, आप प्रेजेंट में रहो और जो मार्केट में चल रहा है बढ़िया और जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आप अच्छे से करो और अपना समय दोगे ना तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपने पूरी मेहनत कर ली, आपको भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, बट आपको छोड़ने ही नहीं है वो चीज़। अगर आप छोड़ दोगे तो फिर तो चीज़ें खत्म ही हो जाएंगी वहीं पे। नाउ आपने इतने सारे इंटरव्यू प्रोसेस क्रैक करे हैं, आपने मतलब आपने बताया आप 11 कंपनी में भी सेलेक्ट हुए, एंड यू हैव ऑलरेडी स्विच्ड 3 कंपनीज। तो थोड़ा इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताइए कि जहाँ जहाँ आप सेलेक्ट हुए वहाँ पे क्या इंटरव्यू प्रोसेस थे, और आपको पर्टिकुलरली कोई ऐसी चीज़ें लगती हों जो लोगों को इंटरव्यू जाने से पहले ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप जिस भी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यू हैव टू चेक फर्स्ट ऑन गूगल कंपनी का बैकग्राउंड क्या है और उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है। आपको बहुत सारा इंटरव्यू बैकग्राउंड पहले ही मिल जाता है कि वो क्या पूछते हैं। तो मैं जब भी जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जाता था, मैं देखता था कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। जैसे सर्विस बेस्ड कंपनी का बहुत सिंपल रहता है, आप एज एक्सपीरियंस जाओगे या फ्रेशर भी जाओगे, उनका मेन रहता है आपके डेवलपमेंट स्किल्स। ये मैंने फील किया है, मैंने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं। क्वेश्चंस रहेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अराउंड। अगर कोडिंग क्वेश्चन वो दे रहे हैं तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर रहेगा, नॉन लीनियर आपको बहुत रेयर दिखेगा। खाली अडोबी में था मेरे से नॉन लीनियर ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आया था, इसके अलावा जो वहाँ में रिजेक्ट हो गया था क्योंकि मैं नॉन लीनियर पढ़ के नहीं गया था, ग्राफ में पढ़ के नहीं गया था फ्रंट एंड रोल के लिए, क्योंकि फ्रंट एंड में बहुत बहुत कम नॉन लीनियर यूज़ होता है, लीनियर ही हम यूज़ कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन डेवलप करने में। तो द फर्स्ट थिंग इज, अगर आप सर्विस बेस्ड टारगेट कर रहे हैं, आपके डेवलपमेंट स्किल अगर स्ट्रॉन्ग है, आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, तो आपके लिए चीज़ें स्मूथ है। स्टार्टअप्स मोर फोकस करते हैं डेवलपमेंट स्किल्स पे, बट अब थोड़ा सा क्या हो गया है कि आपके लॉजिकल एबिलिटी चेक करने के लिए डीएसए सब कंपनीज ने मैंडेटरी कर दिया है, बट लेवल कैन बी अप डाउन। कोई आपसे लीनियर पूछ रहा है, नॉन लीनियर पूछ रहा है। तो सर्विस बेस्ड और स्टार्टअप का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो इट वाज मोर इनटू वेब डेवलपमेंट, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वेब डेवलपमेंट में था। प्रोडक्ट बेस्ड की जहाँ तक बात करें, फ्रंट एंड रोल के लिए डीएसए की अगर हम बात करते हैं तो लीनियर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, नॉन लीनियर इतना नहीं पूछते हैं। इवन मैं अभी 2 साल से एडिडास में काम कर रहा हूँ, हम बहुत रेयर डेटा स्ट्रक्चर लगा रहे होते हैं। एंड डेटा स्ट्रक्चर इज व्हाट इट इज हेल्प यू टू ऑप्टिमाइज योर लॉजिक। एक डेवलपर है 10 लाइन में कोड लिख रहा है, एक कोई वहीं एल्गोरिथम यूज कर रहा है, उसको और ऑप्टिमाइज कर रहा है। ये डीएसए हेल्प करता है हमें जब हम लॉजिक बना रहे होते हैं थ्रू आउट अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं जरूर यूज़ करता हूँ, मैं सेट यूज़ करता हूँ, मैं मैप यूज़ करता हूँ, मैं ESS के कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा होता हूँ, सब चीज़ों को मैं ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, वो अंडरस्टैंडिंग मेरे पास है। तो फ्रंट एंड रोल के लिए ये है। तो ये रोल टू रोल चीज़ें चेंज हो जाती है। अगर आप बैक एंड रोल के लिए जा रहे हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हो, डीएसए आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्टार्टिंग 2 राउंड वहीं पे रहेंगे प्रोडक्ट बेस्ड के। तो डीएसए इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो डीएसए को ना आप ऐसे लो, ठीक है, इंटरव्यू निकालना है तो ये प्री चेक है, आपका बहुत सॉलिड होना चाहिए, बट आपको इंटरव्यू निकालने के बाद जिस प्रोजेक्ट में आप काम करेंगे, सोल्यूशन ऑप्टिमाइजेशन में आपको डीएसए बहुत हेल्प करेगा। सो एक थोड़ा जैसे मुझे आपके डिस्कशन से समझ में आया कि अगर आपको सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है तो एक डिफरेंस ये है कि वहाँ पर डीएसए पूछा जाता है, सर्विस बेस में ज़रूरी नहीं है पूछा जाए। मतलब डिपेंड ऑन कंपनी, पूछेंगे। अगर जो कोडिंग क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत लाइट रहेंगे, लाइट होंगे, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अराउंड रहेंगे, स्ट्रिंग एरे के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, देन सडनली वो स्विच कर जाएंगे
डेवलपमेंट स्किल्स के ऊपर। वो स्टार्टअप में भी थोड़ा ऐसे ही होता है, जो इनिशियल स्टार्टअप। हाँ जी, हाँ जी। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वहाँ पे डीएसए वो काफ़ी, वहाँ तो 2 राउंड आपके डीएसए के होने हैं। तो मैं अगर एक सर्विस बेस्ड कंपनी में हूँ तो सबसे पहले ज़रूरी है, अगर मुझे स्विच करना है तो मेरा डीएसए थोड़ा अच्छा हो, मतलब दैट्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा कुछ और लगता है आपको जो स्विच? बिल्कुल, मुझे लगता है डीएसए आपका इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। साथ साथ आपके डेवलपमेंट स्किल्स, अगर आपका मोबाइल में इंटरेस्ट है, या फिर आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाना चाहते हैं, या फिर आप फ्रंट एंड में जाना चाहते हैं, आप बैक एंड में जाना चाहते हैं, ये सब चीज़ों पे आपकी पकड़ होनी चाहिए और आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। अगर आप कहीं से क्लोन भी बना रहे हैं, यूट्यूब से देख के बना रहे हैं, या कहीं से भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर उसमें 2-3 फीचर आपने खुद भी बनाए हों, वो थोड़ा यूनिक चीज़ें वहाँ से आ रही होगी। वरना ये तो सबने बना रखा है, 10 लोगों ने सेम प्रोजेक्ट बना रखा है, तो 2-3 चीज़ अगर आप उस फीचर डाल देंगे उस एप्लीकेशन में जो आप बना रहे हैं, तो वो थोड़ी सी आपकी पहचान अलग बनाएगा। ये एक प्रॉब्लम होती है एक्चुअली स्टूडेंट्स में। वो ये होता है कि एक नेटफ्लिक्स का क्लोन बना रहा है तो पूरी क्लास ही वही बना रही है, बिल्कुल, और एक कोई प्रोजेक्ट कर रहा है तो सारे बच्चे वही कर रहे हैं। देखो, मेरे इस पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक है, आप नेटफ्लिक्स का क्लोन बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सच में कोई दिक्कत नहीं। मेरे को लगता है एट द एंड मैटर करता है खुद का कॉन्फिडेंस। ये मैं फील करता हूँ और आज भी फील करता हूँ। हमारी कंपनी में हम काम करते हैं, जब मैं वो लाइन ऑफ कोड लिखता हूँ, अभी लास्ट मैंने एक PR रेस करी थी, मैं काम कर रहा था, मैंने 2-3 हफ्तों से उस पर काम कर रहा था, मैं डेवलपमेंट हमारा एक चल रही थी, मैंने 300-350 लाइन 3-4 स्प्रिंट में लिखी हैं, बहुत सारे फंक्शंस बनाए, बहुत सारे मेथड्स बनाए, ऑप्टिमाइजेशन किया, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है पहले कि क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो फ्लो वाइज चीज़ें फिर चल जाती है। ऑलराइट, तो आप अपने इंटरव्यू प्रोसेस में कुछ पर्टिकुलरली कोई इंटरव्यू हो जो आपको बहुत अच्छे से याद हो यार, कि ये इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, यहाँ पर मेरे से ये गलती हो गई थी, जो आने वाले जो लोग हैं मैं उनको अच्छे से बता दूंगा ये मैंने गलती करी थी इतने इंटरव्यू में, ये तुम मत करना, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो आपके? ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है कभी भी। मेरे को ऐसा लगता है एक बार थोड़ा मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, बिकॉज मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था और पढ़ा भी रहा था। जब आप पढ़ा रहे हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आता ही है। एक बार क्या हुआ कि एक इंटरव्यू था मेरा, एक बहुत स्टार्टअप था, ज़्यादा फेमस स्टार्टअप नहीं था। वहाँ इंटरव्यू दिया तो उन्होंने मेरे से मैप और फिल्टर की कोर इम्प्लीमेंटेशन लिखने के लिए बोल दिया, और वहाँ मैं थोड़ा सा बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंट, तो मैंने कहा नहीं, मैं जो कोड लिख रहा था मैंने कहा नहीं मैं सही लिख रहा हूँ, बट आई वॉज रॉन्ग दैट टाइम। तो मेरी जो लर्निंग रही है थ्रू आउट इंटरव्यूज़ में कि ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो, अगर कुछ नहीं पता है तो मना कर दो कि सर आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस, बट येस आई कैन चेक इट लेटर, और इस तरीके से। बट अगर आप झूठ बोल के या ओवर कॉन्फिडेंटली उसको क्रैक भी कर लोगे ना, बाद में फिर आपको प्रॉब्लम होगा। सो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, चीज़ों को समझो, एनालाइज करो, आप जितना उसमें अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जो क्वेश्चन आए आपके पास, आप 70% उसको सॉल्व कर पा रहे हो, 60% सॉल्व कर पा रहे हो, एंड थोड़ा पेशेंस रखना है, हरी नहीं होना है। जैसे समटाइम बहुत ज़्यादा हम हरी हो रहे होते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है। जैसा इंटरव्यू क्वेश्चन है उससे बात करो, समझो, और अपनी बात को अच्छे से समझाने की कोशिश करो। ये ओवर कॉन्फिडेंट वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टाइम पे क्या था, मैं जॉब कर रहा था और मैं जॉब के साथ बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा था Geeks पे, तो मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन खुद से लिख लिए थे। हाँ जी। तो आई वॉज गिविंग इंटरव्यूज ऑल्सो एट दैट टाइम। मैंने कंपनी में इंटरव्यू दिया, उन्होंने मेरे से जो क्वेश्चन पूछे उन पे मैंने ऑलरेडी खुद से आर्टिकल लिखे हुए थे, और जब वो मेरे को अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि ये क्या है, तो मैंने खुद आर्टिकल लिखा हुआ मैं लिख ही दूंगा। एंड देयर वाज अ मूवमेंट वेयर माय कोड वाज नॉट वर्किंग एट ऑल। मतलब मेरे को तब जाके समझ में आया ओवर कॉन्फिडेंस या आपको थोड़ा केयरफुली रहना पड़ता है। एंड देन आई स्ट्रगल्ड अ बिट, फाइनली आई वाज एबल टू डू इट, लेकिन इट्स लाइक राइट, डजंट हैपन ऑल द टाइम कि आप हर चीज़ अच्छे से कर ही लोगे। राइट। मेच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज कि हाँ यार, ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, और मैं यहाँ गलत हूँ तो गलत हूँ, मुझे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा तो मुझे इनडायरेक्टली साइन लोगों के थ्रू मिलेंगे कि यार तुम सही नहीं कर रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। ग्राउंडेड रहो, और ग्राउंडेड रह के ही चीज़ों को समझो, चीज़ें हो जाती। नाउ आई आस्क यू एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वो बहुत कॉमनली मेरे से पूछा जाता है कि देयर इज अ डिबेट कि कॉलेज टैग कितना मैटर करता है, क्या स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं? इस पे आपका क्या टेक है? आज 2024 में कितना मैटर करता है कॉलेज डिग्री, और स्किल कितने मैटर करता है? हमारा जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है ना, जैसे कंपनी जो चाहती है, जो कॉलेज का सिलेबस चल रहा है ना, वो बहुत अलग है अभी। जैसे पुराना सिलेबस चलता आ रहा है, फिर क्या होता है कि जब आप वो चीज़ें कर लेते हो, बाहर आपको पता लगता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, कंपनी में तो ऐसे काम हो रहा है, ये है वो। कुछ कई कॉलेजेस में वो चीज़ है कि सेमिनार्स हो रहे होते हैं, वो अवेयरनेस कहीं ना कहीं हो रही होती है, और कुछ कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता है। जिनमें नहीं होता है वहाँ प्लेसमेंट कम होती है, तो बच्चे इतने अवेयर नहीं होते। मुझे लगता है खाली डिफरेंस जो है ना, जानकारी का है, इन्फॉर्मेशन का है। किसी के पास अगर जैसी संगत वैसी रंगत, राइट। जैसी सोसाइटी होगी आप अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो। कईयों को वो सोसाइटी मिलती है,
वो उसमें अपने स्टार्टअप भी बिल्ड कर रहे होते हैं। यही एक अलग अलग कॉलेजेस हैं, जैसे DTU हो गया, अच्छा कॉलेज है, वहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा है ना। NSIT है, वहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा है कि वहाँ पे इस तरीके का कल्चर है कि आप ज़्यादा यू आर मोर इनटू कोडिंग, है ना। बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं तो आप अकॉर्डिंगली वैसे बन जाते हो। वहाँ पे स्टार्टअप वगैरह भी बहुत इवेंट होते हैं, बहुत इवेंट्स होते रहते हैं। मेरे को लगता है वो कुछ कॉलेजेस में वो अवेयरनेस मिसिंग है और कंपनीज कम आती हैं, तो बच्चे इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। अब यहीं अगर वो सब चीज़ें हो रही हो तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे आएगा। तो ये एक चीज़ है। आपने बात करी स्किल्स की, जो आपने मेन बात करी, मेरे को ऐसा पर्सनली फील होता है कि चाहे फ्रंट एंड, देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से रोल आते हैं पहले ये समझते हैं। जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया, फ्रंट एंड बैक एंड, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गया, सेल्स फोर्स हो गया, राइट, साइबर सिक्योरिटी हो गया, डेवऑप्स क्लाउड हो गया, बहुत बूम कर रहा है, आने वाले टाइम में और बूम करेगा, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग। ये कुछ ऐसे रोल है, मैं कहता हूँ सर चाहे AI भी आ जाए ना मार्केट में, चाहे कितने अच्छे टूल्स आ जाए, बट ये रोल कहीं हिलेंगे नहीं। अब बिंगा इंजीनियर मुझे समझना पड़ेगा कि मेरा रोल क्या है फर्स्ट। और हाँ, जैसे मुझे फ्रंट एंड में अच्छा लगता है, मैं फ्रंट एंड में काम कर रहा हूँ बढ़िया तरीके से। ऐसे ही आपको भी समझना पड़ेगा कि आप किस रोल में ज़्यादा फिट बैठते हैं। ये मत जज कीजिए कि उसमें पैकेज लो है, इसमें ज़्यादा है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे स्विच कर रहे हैं, कैसे अपनी ग्रोथ को देख रहे हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड हैं, सभी फील्ड्स के अंदर हैं, अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। तो ये सभी स्किल्स अगर मार्केट में हैं अभी, और आप एज ए इंडिविजुअल देखिए कि आप किस में ज़्यादा फिट बैठते हैं। 0 से लेकर 2 साल अगर आपका एक्सपीरियंस है, आप एक जूनियर डेवलपर हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। आप फ्रंट एंड से आज बैक एंड में कर लीजिए। 2 साल के बाद आप ट्राई अवॉइड कीजिए कि आप अपना, अब ये नहीं कि आप फिर टेक्नोलॉजी स्विच कर रहे हैं। 2 साल के अंदर जो करना है आप फ्रेशर ही कहलाएंगे। ओके। हाँ, 2 साल से 5 साल का जो पीरियड होता है वो होता है आपका मिड लेवल डेवलपर, जहाँ पे अब आप थोड़े मेच्योर डेवलपर बन जाते हैं। अब आप पता लग जाता है कि अब मुझे इस फील्ड में ही काम करना है। देन 5 साल के बाद फिर सीनियर, टेक लीड्स, सिस्टम आर्किटेक्ट, राइट, फिर उस तरीके से आपकी एक जनरली लोग ये बोलते हैं कि अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया है कंपनी में थोड़ा, तो आपका कॉलेज फिर मैटर नहीं करता। ये कितना सच है? जैसे आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है अभी। दिस इज ट्रू सर, दिस इज ट्रू, आई कंप्लीटली एग्री। कुछ सर्विस बेस्ड कंपनी है जो अभी भी 5 साल एक्सपीरियंस होने के बाद दे आर चेकिंग कि भाई तुम्हारा 10th-12th में कितना परसेंटेज था, और ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। बट उनको अगर मैं साइड कर दूं तो मैं कहता हूँ खाली गिनी चुनी कंपनीज नहीं है, बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, इवन मैंने तो ऐसे भी देखे हैं लोग सर, IT में उनकी डिग्री भी नहीं है, कहीं ने BCom किया है ना, डिफरेंट डिग्री है, नॉन टेक है, उसके बाद भी वो टेक में आ रहे हैं मेहनत करके, स्किल एक्वायर करके। तो ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है वो कि किस कंपनी की ओर आप जा रहे हैं। और नॉर्मली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बहुत ही रेयर होता है, और अगर आपके पास स्किल्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आई बिलीव इन द सेम थिंग। अब मेरे को बहुत साल हो गए यार, और मैंने जितना इस इंडस्ट्री को देखा, मुझे तो ये लगता है कि ये शिफ्ट हो रही है स्किल्स की तरफ धीरे धीरे करके। राइट, और शिफ्ट थोड़ा स्लो है, आइडियली थोड़ा और फास्ट होना चाहिए था, एंड इट शुड बी आइडियली प्योरली ऑन स्किल्स। क्योंकि अल्टीमेटली आपको काम करना डिग्री का और मार्क्स का करोगे क्या यार? राइट, अगर बंदा कंपनी में काम कर रहा है, बिजनेस प्रोड्यूस कर रहा है, तो बाकी चीज़ें तो मैटर ही नहीं करती। राइट। डिग्री का मेन पर्पस ये रहता है कि आप कंप्यूटर साइंस को थोड़ा समझे, कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक सब्जेक्ट हो गया जिसको कुछ नहीं पता। अभी थोड़ी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी कंपनी में यूज़ कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग द इंटरफेस, राइट, बट जो इंटरनल चीज़ें हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वो मैं यहाँ थोड़ी यूज़ कर रहा हूँ। मैं कंप्यूटर नेटवर्क थोड़ी यूज़ कर रहा हूँ, बट येस आई नो नेटवर्क होता क्या है, मुझे वो बेसिक फाउंडेशन पता है। बट मेरा मेन रोल तो फ्रंट एंड डेवलपर है, जिसके लिए कंपनी मुझे पैसे देती है, मैं एप्लीकेशन बना के देता हूँ। दिस इज माई जॉब। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपका जर्नी एक Tier 3 कॉलेज से स्टार्ट हुआ, नाउ यू वर्किंग एट एडिडास। जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं Tier 2 Tier 3 टॉप टियर वाले, तो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। मतलब वहाँ पे इतना अच्छा क्राउड आता है ऑलरेडी फिल्टर होके, और वो लोग कुछ ना कुछ अपना साइड में कर लेते हैं, कुछ ना कुछ मैंने देखा है, जनरली वो अच्छा कर रहे होते हैं। Tier 2 Tier 3 में आके बच्चे स्ट्रगल करते हैं। लेकिन मैं वहाँ पे भी ये बोलूँगा कि जो बंदा इंजीनियरिंग कर रहा है और जिसने 4 साल इतना स्ट्रगल करा है, जितने सेमेस्टर एग्जाम, सेशनल एग्जाम, अटेंडेंस मेंटेनेंस एंड ऑल दैट, 4 साल जाके कॉलेज डेली जाना, अटेंडेंस मेंटेन करना, वो बहुत सारा काम होता है। वो जनरली लोग एम्प्लॉयबल होते हैं, थोड़ा क्राउड ज़्यादा है, इस वजह से स्ट्रगल होता है। और जनरली मैंने देखा है Tier 2 Tier 3 वाले बच्चे भी 1 आध साल स्ट्रगल करते हैं, लेकिन 1-2 साल में कहीं ना कहीं वो सेट हो जाते हैं। मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, वो सब बहुत अच्छे सेट हो गए हैं। लेकिन वो स्ट्रगल लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब मेरा भी एक टाइम था बीटेक के बाद, जब मेरे पास 3-4 महीने कोई जॉब नहीं थी, वो रियली टफेस्ट टाइम था। मतलब तो उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि वो लोग क्या करें? मतलब Tier 2 Tier 3 में आ गए, 3rd ईयर फाइनली में आ गए, उनको लग रहा है यार कि जॉब पता नहीं लगेगी नहीं लगेगी, सीनियर्स की भी नहीं लगी अभी कुछ की, और मार्केट खराब हो रहा है। उन लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहोगे? देखो, जिस तरीके से इंटरनेट और सोशल मीडिया ग्रो कर रहा है ना, वहाँ पे आपको अपना प्रेजेंस क्रिएट करना पड़ेगा। वो टाइम अब आ गया है। मैं ये नहीं कहता कि आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तभी आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होगी, मैं ये नहीं कह रहा। बट येस, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन, राइट। अब जैसे इतना कंपटीशन है और अभी मार्केट की सिचुएशन
हम धीरे धीरे बेटर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, हायरिंग स्टार्ट हो रही है। अभी क्या हो गया है कि कुछ लोग सीधा हर चीज़ को कनेक्ट कर देते हैं एआई से कि इसका रीज़न एआई है, ऐसा नहीं है। एआई, अब मैं आपको बताता हूँ मेरी जो समझ है, मैं आपका अभी पॉइंट भी कवर करूँगा। एआई इज समथिंग, अब वो हर एक प्रोडक्ट का पार्ट बनेगा। इवन बहुत सारे जो हमारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, AWS है, Azure है, इटसेल्फ वो हमें अब एआई बेस्ड प्लगइन्स दे रहे हैं जो हम अपनी एप्लीकेशंस पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब कोई भी आप वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पे एक एआई आपको एज अ चैट बॉक्स हेल्प कर रहा होगा, आपको सजेशंस दे रहा होगा, यूजर के एक्सपीरियंस को बेटर कर रहा होगा। अब बीइंग अ फ्रंट एंड डेवलपर, व्हाट शुड आई लर्न इन एआई? दैट इज इन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को और बेटर कर पाऊँ। आई एम यूजिंग ChatGPT, दैट इज फाइन, और अदर मैं क्या करके अपने काम को आसान कर सकता हूँ। और बट अगर मैं कहीं से कुछ कॉपी कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे पता हो कि मैं क्या कॉपी कर रहा हूँ, कौन लाइन जो मैं कॉपी कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है, बस यहाँ आंखें बंद करके कॉपी कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और जो आपने बात करी स्किल्स वाली, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अब मान लीजिए इतनी भीड़ है, राइट? एक बंदा है उसको मन स्टैक आता है, इसको भी आता है। सो द मेन थिंग इज यहाँ पे हमें बड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। आजकल डेवलपमेंट और कोई कर रहा है, स्मार्ट डेवलपमेंट वाली बात करते हैं। जैसे आप लिंक्डइन पे हैं, एक्टिव हैं, तो आपको कोल्ड ईमेल्स, राइट, लोगों को रीच आउट करना। जैसे ही आपकी प्रोफाइल होगी, उसमें दम होगा, लगेगा कि हाँ भाई बंदे में बात है, लोग आपको खुद सामने से रीच आउट करेंगे। ये मैंने खुद फील किया है। सो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी पड़ेगी ऑन लिंक्डइन, जहाँ पे आपको अपना एक अच्छा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, 2-3 पोस्ट डालो। आजकल 100 डेज चैलेंज आप कर सकते हो, 50 डेज चैलेंज कर सकते हो। जो आप सीख रहे हो वही आप डालो, जिससे एटलीस्ट ये रहेगा कि आप, और जिससे आप इंस्पायर होते हो उसे आप टैप कर दो। तो उससे क्या होगा, अगर वो बंदा अगर आपकी पोस्ट को आएगा, लाइक करेगा, तो वहाँ पे और उसका नेटवर्क देखेगा कि हाँ भाई ये बंदा मन पे तैयारी कर रहा है। किसी को अगर किसी की नज़र बढ़ गई, वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो ये मैं आपको बहुत सच बता रहा हूँ सर, कोई और ऑप्शन नहीं है। अब हम तो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, अब कोई बच्चा ऐसा कहीं कौन से विलेज में बैठा होगा जिसको जॉब चाहिए, राइट? सो ये जो गैप आता है ये इन्फॉर्मेशन का, 4 चीज़ें मुझे पता है उसको नहीं पता है। मेरे साथ 4 लोग मेरे नेटवर्क में ऐसे हैं जिसकी वजह से मेरे को और बेटर चीज़ें मिल रही हैं लाइफ में, उनके लाइफ में ऐसा है नहीं। सो यू हैव टू क्रिएट योर आइडेंटिटी। उसमें टाइम लगता है, समय जाता है, बट ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट यू हैव टू स्ट्रॉन्ग मेंटली। तो मुझे जो समझ में आता है वो ये कि आप थोड़ा सोशल मीडिया पे प्रेजेंस रहो अपने आप। वेरी इंपॉर्टेंट। लिंक्डइन पे तो मेरा तो हमेशा रहता है, मैं अपने हर सेशन में बोलता हूँ एक बात कि लिंक्डइन पे आप एक्टिव रहो, अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखो, कंटेंट डालते रहो, जो भी आपके लर्निंग कंटेंट है वो डालते रहो। और वहाँ पे कोल्ड ईमेल के थ्रू टेक्निकल रिक्रूटर है, हायरिंग मैनेजर है, सिंपल आप सर्च बार पे लिखो पेटीएम हायरिंग मैनेजर या XYZ कंपनी हायरिंग मैनेजर, टेक्निकल रिक्रूटर, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, उनको आप रीच आउट करो, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, अच्छा से एक मैसेज फ्रेम करो, हाय माय नेम इज अजय, आई एम हैविंग इतना एक्सपीरियंस करंटली, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, so this is my CV attached, please have a look if any opportunities are there. This is how you can pitch yourself, because everything is based on pitch. कैसे आप पिच कर रहे हो, जितना अच्छा पिच करोगे वो उतना ज़्यादा किसी को चमकेगा। तो सोशल मीडिया पे प्रेजेंट रहो, लोगों से नेटवर्किंग करते रहो। इसके अलावा मुझे एक चीज़ और लगती है कि थोड़ा अपना प्रेजेंस जॉब पोर्टल्स पे भी बढ़ाओ जितने, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि एक आध जॉब पोर्टल पे, Geeksworks पे भी वी हैव अ जॉब पोर्टल, Okay. and we are approached by a lot of companies, and companies also struggle finding a good candidate, and many times we are not able to pick the right candidate, right technology, because we don't have those many profiles. तो अगर आप सारे जॉब पोर्टल्स पे अपना प्रोफाइल बना के रखोगे तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू, बिकॉज इट्स अ मैचिंग प्रॉब्लम। बहुत सारे कंपनी हैं, उनको कुछ कैंडिडेट्स किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में चाहिए, आप राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट प्लेटफॉर्म पे अगर अवेलेबल हो तो वो मैच हो जाएगा एब्सोल्युटली, और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे एक पॉइंट मैं निकाल पा रहा हूँ आपकी बात से, रिज्यूमे। जो आपका रिज्यूमे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें डाल क्या रहे हैं, क्या स्किल्स दे रहे हैं। इट शुड बी लाइक फॉर फ्रेशर, आई वुड से जस्ट मेक लाइक एक पेज का ही बनाओ, एक से ज़्यादा मत बनाओ। एंड जो चीज़ें मेंशन है तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस डाल रहे हो, वो सेंस नहीं बनाएगा। इट शुड बी, जैसे रिएक्ट की प्रोफाइल है, फ्रंट एंड, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे रिएक्ट JS चाहिए, मुझे जावास्क्रिप्ट चाहिए, मुझे ES6 चाहिए, राइट, मुझे Redux चाहिए, मुझे रिएक्ट क्वेरी चाहिए। ऐसे कीवर्ड्स आपके CV में प्रेजेंट होने चाहिए अगर आप जिस रोल को आप टारगेट कर रहे हो, तभी वो मैच होगा। वो आप एक कुछ टेक्नोलॉजी पढ़ के जो डिमांड में है वो पढ़ के अपने CV में डालो, उनका नॉलेज भी एक्वायर करो, मतलब दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। वो जो सिस्टम्स होते हैं, दे पिक ऑन कीवर्ड्स, राइट, सो फर्स्ट फिल्टरिंग आपका तभी होगा। इतने लोग हैं, आप खुद सोचो, इतने लोग हैं, जो ATS टूल होता है आपका, अब वो कीवर्ड्स के बेस पे ही शॉर्टलिस्ट करेगा। अब वहीं अगर आपका CV में वो बात नहीं है, आपके CV के अंदर फ़ोन ठीक नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो प्रॉब्लम करेगा फिर। ऑलराइट अजय, सो एक मेरा क्वेश्चन है कि आजकल ले ऑफ बहुत हो रहे हैं कंपनी में, और वो इंडस्ट्री का पूरा स्टाइल ही चेंज हो गया है। पहले ले ऑफ होना इतना कॉमन नहीं था, या फिर मैंने काफ़ी सारे सीनियर लोगों से बात की तो लोग बोलते हैं ले ऑफ पहले भी होते थे, लेकिन पहले सोशल मीडिया नहीं था तो इतना पॉपुलैरिटी नहीं थी इस चीज़ की। लेकिन अभी तो ले ऑफ होते हैं, लोग अनाउंस कर देते हैं,
रेडिट पे डालने लग जाते हैं, फिर हर जगह पता चल जाता है। उसकी वजह से लोगों में थोड़ा स्ट्रेस भी बढ़ रहा है और लोग थोड़े परेशान हैं, स्पेशली फ्रेशर्स। जो IIT का भी नंबर्स आए हैं कि इतने % लोगों का जॉब नहीं लगा सारे IITs में। तो उसको लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, और आप कुछ कहना चाहेंगे स्टूडेंट से कि क्या करें हम ऐसे में? देखिए सर, मैं इस बात को समझता हूँ कि बहुत मुश्किल होता है जब आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और सडनली आपको एक ईमेल आए कल से आपको नहीं करना है, आपका घर वहीं से चल रहा होता है। बट अब आप एक चीज़ देखिए, अगर आप ये चीज़ है, अगर आप या तो एक माइंड के लेवल पे ये अब आप इस चीज़ को सोचिए कि अब मैं क्या करूँ, आप डिप्रेशन में चले जाए, ओवर थिंक करें। अगर वो चीज़ें इसका सोल्यूशन नहीं है, अब अगर आप स्किलफुल हैं, आपने काम कर रखा है, ठीक है, 2-3 महीने आपको घर बैठना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ से निकाला गया, आप दूसरी कंपनी में ट्राई कीजिए, इंटरव्यूज़ दीजिए, लिंक्डइन पे आप एक्टिव रहिए, ट्राई कीजिए लोगों को रीच आउट करने का। अपने दोस्त यार जो किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं उनको आप रीच आउट कीजिए, यार मेरा अभी इसके प्रॉब्लम हो गया है, अगर तुम्हारी कंपनी में कोई ओपनिंग हो तो आप रेफर कर देना मुझे। अगर आप ओवर थिंक करेंगे, हेल्थ इश्यूज़ होंगे, और किस लिए? खाली एक जॉब के लिए। जॉब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा आता है, हम लाइफ को बेटर करते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ठीक है जॉब लग गई, अब सब कुछ ठीक हो गया, इट्स लाइफ, राइट? अप्स डाउन आएंगे, ठीक है, आपके साथ ऐसा हो गया है, बट अब यू हैव टू मेंटली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये सोल्यूशन है ही नहीं कि मैं अपने आप को डिप्रेस कर लूँगा या फिर आप और ख़राब हो जाएंगे, सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी, जो आपको मिलना होगा वो भी नहीं मिलेगा। मैं बहुत ऑनेस्ट रहूँगा इस चीज़ में। जितने भी लोग हैं उनको अगर ऐसी सिचुएशन है, जो भी अब हो गया उसको तो हम रिवर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे हाथ में हैं जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, कुछ मैं नहीं कर सकता। सो मुझे ये समझना है कि मेरा ये रूल है, मेरा ये XYZ रूल है, मुझे ठीक है मैं ले ऑफ हो गया हूँ यहाँ से, अब मुझे टारगेट करना है और कंपनीज़ में जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए। 2-3 महीने का गैप हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई करते रहिए, हो जाएगा। और अगर आप किसी सामने वाले HR को बोलते भी कि मैं ले ऑफ हो गया था बिकॉज ऑफ सम बैड सिचुएशन इन माई कंपनी, तो वो भी समझेंगे, ऐसा नहीं है। उनको अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा। बट डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये चीज़ें आपकी लाइफ को और ख़राब कर देंगी, वो नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, और ऐसा तो नहीं थोड़ी बहुत सेविंग्स आपकी होंगी, ऐसा नहीं है, तो आप ट्राई करते रहिए कि मैं अब नेक्स्ट किस दूसरी कंपनी को मैं टारगेट करता हूँ, क्योंकि आपके हाथ में है ही नहीं सर, क्योंकि आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें मेरा थोड़ा टेक ऐसा है कि नहीं, देखो अगर आप कितने ही बड़े हो जाओ, कितना एक्सपीरियंस हो जाए, थोड़ा बहुत एंजाइटी डिप्रेशन हर किसी को होता है, मतलब स्ट्रेस भी होता है हर किसी को। वो ये कि आप कितना जल्दी कंट्रोल कर लेते हो उसको। आपको अगर परेशानी हुई, आप कितनी जल्दी कंट्रोल करके अगला स्टेप सोचने लग जाते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत अच्छा आपने बोला कंट्रोल वर्ड, कितनी जल्दी मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को, राइट। मान लीजिए मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। अब एक बच्चा ऐसा है जो 2 दिन तक 3 दिन तक उसको लेके बैठा है कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। एक आधा घंटा उस चीज़ का रहा, उस आधे घंटे में अंडरस्टैंड किया क्या गलतियाँ हुई, और अब उसको बोल के आगे बढ़ा जाए। वो जो आगे बढ़ने वाली चीज़ है ना, वही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, बिकॉज सब कुछ माइंड के लेवल पे। एंड आई पर्सनली बिलीव माइंड इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड। जिस इंसान ने माइंड को कंट्रोल कर लिया ना, एंड ये चीज़ें शायद फ्रेशर को इतनी ना चमके, बट जैसे आप एक्सपीरियंस हो, आप मेरी बात को कनेक्ट कर पाओगे, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, सारा गेम ही माइंड का है। अगर आपका माइंड सही से ट्रेंड है ना, ठीक है, सिचुएशन इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग थिंग्स। कभी कभी ऐसे कोड चेंजेस भी करने पड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी है, मुझे पता ही नहीं है उसमें क्या होना है, बट मैं उसको, मेरे पास काम आया, मैंने अंडरस्टैंड किया, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, फिर ब्रेक लिया, फिर पढ़ा। जब 4-5 बार पढ़ लूँगा ना कुछ तो सोल्यूशन निकाल ही। इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग। और स्पेशली ये तो स्टूडेंट्स के लिए हो गया कि आप मतलब रिजेक्शंस हो रहे हैं, अपने आप को अपस्किल करते हो, ले ऑफ को डील करने का वो ही तरीका है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हो, आप किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हो, तो ऐसा 100% अपना पूरा टाइम एफर्ट कंपनी को मत दो अपने आप को अपस्किल करने में, और बी रेडी टू स्विच ऑलवेज। मतलब वो आप जरूर करते रहो, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि कंपनी का इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। अगर वो नहीं चल रहा है तो दे माइट आस्क यू टू लीव, राइट? सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम यू नीड टू कीप अपस्किलिंग योरसेल्फ। एक बात मैं बोलता हूँ, हम कंपनीज के लिए काम करते हैं, सब ठीक है, कंपनी आपको सैलरी दे रही है। एक ऐसा टाइम अगर आता है जब आपको ना वो साइन मिलेंगे इनडायरेक्टली कंपनी के थ्रू कि आप निकाले जा सकते हैं, ये फील हो जाता है। सो आपकी तैयारी, आपके प्लान उस हिसाब से रेडी हो जाए। ऐसा नहीं कि जब आपको निकाल रहे तब आप प्लान बना रहे हैं। इतनी मेच्योरिटी, इतना एक्टिवनेस वहाँ पे ज़रूरी है, राइट? वो पता चल जाता है कि आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, बिजनेस में कितना फ़ायदा हो रहा है, वो आपको आइडिया। कंपनी के जो क्वार्टरली बेसिस पे असेसमेंट होते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कंपनी का ग्राफ कहाँ जा रहा है, और अभी टीम में कितने लोग हैं, कितने इम्पैक्ट हो सकते हैं, वो आपको पता लग जाएगा। और एकदम से कंपनी कभी नहीं निकालेगी, एक तरफ से, मतलब आपको वो साइन मिल रहे होंगे। अब आपने वो साइन अगर पकड़ लिए तो आप अपनी उस तरीके से अपनी तैयारी रखिए और एक्टिवली लग जाओ, तभी से लग जाओ, बिल्कुल।
All right, Ajay. So it was great talking to you. Same here, sir. And any final advice for the people who are watching this? ऑल आई वुड से जो भी कर रहे हो लाइफ में बेस्ट कर रहे हो, जो तुम्हारे पास है कईयों के पास वो भी नहीं है, तो तुम जहाँ भी हो, जिन नंबर्स में हो, जिन फिगर्स में हो, बहुत बेटर हो, राइट? ट्राई करो अपने आप को और बेटर करने का, एक अलग वर्जन बनाने का अपना। जो चीज़ें तुम्हारे अराउंड है उनको ऑब्जर्व करो, बी ग्राउंडेड, सबको रिस्पेक्ट दो, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? चाहे आप जूनियर है, सीनियर है, लर्निंग माइंडसेट रखो, ईगो जैसी चीज़ नहीं आनी चाहिए, राइट? मेरे अंदर तो ये चीज़ है। अपने आसपास पॉजिटिविटी रखो, और जो भी सिचुएशन आपके पास आ रही है कैसे उसे हैंडल करना है कामली, राइट? मैं मानता हूँ कि हमेशा हम खुश नहीं रह सकते, राइट? बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं ये चीज़ इस तरीके से कर रहा हूँ और उससे कुछ नहीं होने वाला, तो जस्ट उसको छोड़ दो आप, और बस ट्राई करो कि जो मेरे पास आ रहा है उसको अच्छे से करना है, किसी का गलत नहीं करना है। और येस, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर टेक्निकली बात करें तो अभी मार्केट सिचुएशन अगर बैड भी है, कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता रहूँगा, हिम्मत नहीं हारूंगा, और जो पैटर्न्स मेरे पास हैं लिंक्डइन पे लोगों को रीच आउट करना वो मैं करता रहूँगा, और स्मार्ट रहना है थोड़ा सा, ये नहीं क्योंकि बहुत सारी भीड़ है, अब आप उसमें कैसे मौका मिलेगा आपको? आपके पास अच्छे क्रेडेंशियल्स होने चाहिए, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाओ, ये बहुत ज़रूरी है, एंड अपने CV पे काम करो, और जो गलतियाँ आप कर रहे हो, और फॉर एग्जाम्पल कैसे आप अंडरस्टैंड करें, दो लोग हैं, एक को मिल गई अपॉर्चुनिटी, एक को नहीं मिली, ऐसा उसने क्या करा, उस तरीके से समझने की कोशिश करो, तो पैटर्न सही बन रहे होंगे। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, एंड मुझे लगता है लाइफ में हर चीज़ आप अचीव कर सकते हो, चीज़ें समय लेती हैं, अच्छा खासा समय लेंगी, आपके पेशेंस टेस्ट भी हो रहे होंगे, और बहुत चीज़ें, बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट होने के बाद आपको सक्सेस का हल्का सा टेस्ट मिल रहा होगा, और फिर आप आगे बढ़ रहे होगे। दिस इज़ समथिंग जो मैंने इस 7 साल में फील किया है, अभी भी करता हूँ, आज भी वही एनर्जी है, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा मैच्योर हो गया हूँ। ग्रेट, सुपर एडवाइस। और मैं भी हमेशा ये बोलता हूँ लोगों को कि यार अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, और मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने बोला कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखो, आई थिंक दैट वर्क्स ऑल द टाइम। बिकॉज इट इज़ जस्ट अ फिगर, जैसे 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, आप मानेंगे आपका 40 लाख का पैकेज भी होगा ना, 50 का भी होगा, स्ट्रेस तब भी रहेगा, तब आप 1 करोड़ वाले को देख रहे होगे, बिजनेस में भी होता है, ये होता है। सो जब आपको ये चीज़ का रियलाइजेशन है, यार एक दिन सबने मर जाना है यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। सो एक्सपीरियंस करो, फेलियर्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, बट वो फेलियर्स आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। सक्सेस एकदम से आपको सक्सेस से, अगर मान लो किसी को पहले बार सक्सेस मिल गई, वो लर्निंग इतनी नहीं होगी जितनी एक फेलियर वाले बंदे के पास होगी। Great talking to you, Ajay. So yes, I hope you all have must enjoyed it.